अच्छा, तो आज की क्लास में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जरा क्विकली हम लोग रिकैप करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में सबसे पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंटल चेंज के बारे में पढ़ा, और उसी इन्वायरमेंटल चेंज को हमने कहा कि अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है जो कि किसी भी एनिमल को या प्लांट्स को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो उसे कहते हैं स्टेमुली। और उसी स्टेमुली के अगेंस्ट में हर एक प्लांट और एनिमल क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में पढ़ा कि दो सिस्टम होते हैं और इन दोनों सिस्टम के हेल्प से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल के अंदर में हो पाता है। एक हमारा नर्वस सिस्टम है, दूसरा क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में फिर पढ़ना स्टार्ट किया, जहाँ पे हम लोगों ने पहले रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने न्यूरॉन के बारे में डिटेल में स्टडी की, क्योंकि न्यूरॉन क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे फंडामेंटल यूनिट है। तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। फिर उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसा एक्शन है। तो क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे से होके एग्जीक्यूट होता है या होता है, उस पाथवे को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हमारा पिछली क्लास में हम लोगों ने करा है, और आज की क्लास में हम लोग रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो रिस्पॉन्स आर थ्री मेन टाइप, तीन तरीके के हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो एक हमारा होता है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स या वॉलेंट्री एक्शन, एंड दैट वॉलेंट्री एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। ये जो वॉलेंट्री एक्शन है किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो फोर ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है। और इसमें टॉकिंग आ जाएगा, राइटिंग आ जाएगा, स्पीकिंग आ जाएगा। दीज आर द वॉलेंट्री एक्शंस एंड दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हमारा है इनवॉलेंट्री एक्शन, और इस इनवॉलेंट्री एक्शंस में अपना कंट्रोल नहीं होता है। ये ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली होते रहते हैं अपने आप ही हमारे शरीर में, और इस तरीके के एक्शंस को हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। जैसे हमारा हार्ट बीट है, वोमिटिंग है, रेस्पिरेशंस है, पल्स मूवमेंट है। ठीक है ना, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस भी अपने आप ही होता रहता है। और इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग इनवॉलेंट्री मोशन कहते हैं। और इनवॉलेंट्री मोशंस के लिए मिड और हिंड ब्रेन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और मिड और हिंड ब्रेन क्या है, तो ब्रेन के ही हिस्से हैं जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक एंड सडन रिस्पॉन्स। ठीक है ना, और ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन की क्यों जरूरत है। सो इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट वी नीड टू एक्ट क्विकली, अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म्ड। बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को नुकसान होगा इस केस में, अगर किसी गर्म चीज़ को हम लोग छू देते हैं, तो इस समय हमें क्विकली सडनली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और इसी रिस्पॉन्स को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इस कारण से, इसी रिफ्लेक्स एक्शन के कारण हम लोगों को हार्म होने से हम लोग यानी कि कुछ बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स हमारा किसके थ्रू जनरेट किया जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जनरेट किया जाता है इंस्टेड ऑफ ब्रेन, क्योंकि ब्रेन तक अगर कोई जाती है तो ब्रेन तक जाएगी तो ब्रेन उसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा, और थिंकिंग प्रोसेस क्या करता है, टाइम टेकिंग होता है, और इस कारण से आपकी हाथ काफ़ी ज़्यादा जल जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, बेसिकली इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। और दूसरा हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे क्रेनियल नर्व्स हो जाते हैं, एराइज फ्रॉम ब्रेन, एंड स्पाइनल नर्व्स एराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमारा सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। फिर ये रिस्पॉन्स हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए इफेक्टर्स तक आता है, ग्लैंड और मसल्स तक आता है, और जिसके कारण हम लोग प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
अब अगली वाली स्लाइड में हमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझना है। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 मेजर पार्ट होते हैं जिनके बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना है। एक है फोर ब्रेन, दूसरा है हमारा मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन। आप देखेंगे ब्रेन के डायग्राम को तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जरा हमारा जो ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट है वो फोर ब्रेन में आता है। फोर ब्रेन का पार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। साथ में आप देखेंगे जो हिंड ब्रेन है वो यहाँ से यहाँ तक है और हमारा मिड ब्रेन क्या है यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप कह सकते हैं कि फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे ज़्यादा बड़ा रीजन है। अब फोर ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो फोर ब्रेन के बारे में यहाँ पे बता रखा है पहले कि इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, ये सेरिब्रम को कंसिस्ट करता है, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या है? तो थिंकिंग जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ द फोर ब्रेन। कुछ भी चीजें आप सोच समझ के कर रहे हैं तो इसमें आपका फोर ब्रेन क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, जितने भी टाइप के आपके वॉलेंट्री एक्शन है, उठना बैठना चलना बोलना, दीज ऑल द एक्शंस आर गाइडेड बाय द या और कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन। स्टोर द इंफॉर्मेशन, यानी कि जितने भी तरीके के इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो भी फोर ब्रेन में ही स्टोर होते हैं, ठीक है। रिसीव द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, सारे रिसेप्टर्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होता है ट्रेवल करता हुआ फोर ब्रेन तक पहुंचता है और फोर ब्रेन इसको इंटीग्रेट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी भी एक चीज को आप देख रहे हो तो उसमें हो सकता है कि मल्टीपल रिसेप्टर्स इन्वॉल्व, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल समोसा वाला दिया था। तो समोसा को आप आंख से देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं और टंग से टेस्ट कर रहे हैं और ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? तो फोर ब्रेन तक जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा और उसके बाद आपको परफेक्टली टेस्ट के बारे में अंदाजा चलेगा कि उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? सो ये सारी चीजें फोर ब्रेन के अंदर ही होती है। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, सो भूख का लगना कैसे पता चलता है? तो इसी फोर ब्रेन के थ्रू ही पता चलता है हमें। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, ठीक। हाँ, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन? सो लिखोगे फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द फोर ब्रेन। तो ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी आपको। या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि थिंकिंग जो प्रोसेस है ये ब्रेन के किस हिस्से के थ्रू कंट्रोल किया जाता है? तो आपको लिखना पड़ेगा फोर ब्रेन। या पूछेगा कि मेमोरी कहाँ पे होता है? तो आप बता दोगे फोर ब्रेन में ही होता है, या इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो फोर ब्रेन में ही होता है, ठीक है। समझ में आ गई ये सारी बातें। अब चलते हैं हम लोग मिड ब्रेन के बारे में समझते हैं। सो मिड ब्रेन कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस में बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो कैसे इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है? तो चेंज इन पीपल साइज, पीपल की जो साइज होती है उसको कंट्रोल करने में हमारा मिड ब्रेन क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? तो आप देखोगे कि लाइट जब आप ब्राइटर रूम में जाते हो तो आपकी पीपल की साइज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और आप जब जब डीम लाइट वाले रूम में जाओगे तो पीपल की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। सो बेसिकली ये फंक्शन क्या है, किसके थ्रू कंट्रोल होगा? तो मिड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होगा। और जितने भी टाइप के रिफ्लेक्स मूवमेंट है हेड के, नेक के, ट्रंक के, ये सारे भी मिड ब्रेन के थ्रू ही गाइड किए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। अब क्या है, हिंड ब्रेन के बारे में समझते हैं। तो हिंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं, एक है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला, तीसरा है पोन्स। तो हर एक हिस्से का अपना अपना काम है। तो सेरिबेलम क्या करता है? कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस, हमारे पोस्चर और बैलेंस के लिए सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। प्रिसीजन ऑफ द वॉलेंट्री एक्शन, जैसे पेन का उठाना हो, चाय का पीना हो, ये सारी चीजें किससे गाइड होती है? तो ये सेरिबेलम के थ्रू कंट्रोल की जाती है या गाइड की जाती है, ठीक है। मेडुला, मेडुला क्या करता है? तो मेडुला कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शन, involuntary actions such as the blood pressure, salivation, vomiting, these actions are guided by the medulla. pons का क्या काम है? तो pons भी involuntary actions को ही गाइड करता है। कह सकते हो कि हिंड ब्रेन के जो तीनों हिस्से हैं ये अलग अलग टाइप के involuntary actions के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो pons इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशंस को रेगुलेट करने के लिए pons रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा और उनके फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने दोनों स्लाइड्स में डिस्कशंस किया है, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी और फिर आप परफॉर्म भी कर पाओगे। अब देखो, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन कैसे है, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट एज द शॉक एब्जॉर्बर एंड इज इनक्लोज्ड इन द क्रेनियम। ये क्रेनियम में इनक्लोज होता है। जैसे मान लो कि ये ब्रेन है, या ब्रेन के डायग्राम को ही देख लेते हैं। ब्रेन में देखो कि यहाँ पे ये स्कल है, ठीक है, ये बोनी बॉक्स होता है जिसके अंदर में हमारा ब्रेन होता है, और इस बोनी बॉक्स के अंदर में जो ब्रेन है वहाँ पे एक फ्लूइड, एक बैलून होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, समझ लो कि ये हमारा बोनी बॉक्स है और इस बोनी बॉक्स के अंदर में ये ब्रेन है मान लो, तो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैलून होता है, और जिसके अंदर में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। तो जब भी आपको ब्रेन में अगर यहाँ पे स्कल में चोट लगेगा तो इस शॉक को ये जो फ्लूइड है ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस शॉक को ये ब्रेन के डेलिकेट पार्ट तक नहीं जाने देगा और इससे ब्रेन आपका क्या होगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ब्रेन कह सकते हो कि एक बोनी बॉक्स के अंदर में है जिसको स्कल कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं, और इस बोनी बॉक्स और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में भरा हुआ होता है, और ये फ्लूइड शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ था। और यहाँ पे क्या लिखा है, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है, प्रोटेक्टेड रहता है, और इस तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपका प्रोटेक्टेड रहता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है इसको समझते हैं। सो द मूवमेंट इन प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप। दो तरीके से प्लांट मूवमेंट करता है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट है, और प्लांट का दूसरा मूवमेंट क्या है, नेस्टिक मूवमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में समझने वाले हैं। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स किस तरीके का मूवमेंट है, तो कह रहा है कि ट्रॉपिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में होता है, और अगर कोई भी मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शंस में हो रहा है अगेंस्ट द स्टिमुलस, देन सच ए टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स happens as the result of growth of the plant part in the particular direction। और इसी ट्रॉपिक मूवमेंट के कारण पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लांट हमारा क्या करता है, ग्रो करता है। अगर देखा जाए तो ट्रॉपिक मूवमेंट को हम लोग चार प्रकार में कैटेगराइज कर सकते हैं, या कह सकते हो चार तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। एक है जियोट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, तीसरा हेड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, और चौथा है कीमोट्रॉपिज्म। सो इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, इट इज सच ए काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच प्लांट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, एंड सच ए टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, सो द ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी इज कॉल्ड द जियोट्रॉपिक मूवमेंट। द रूट्स यूजुअली शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। रूट क्या है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही ग्रो करता है। अब देखो गमला को हमने हॉरिजॉन्टल रखा तो रूट ऐसा नहीं होगा किधर जाएगा, ये किधर जा रहा है, तो ये ग्रेविटी के डायरेक्शंस में ही ग्रो कर रहा है। सो आप कह सकते हो कि रूट्स का जो डेवलपमेंट है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। ठीक है, वहीं आप देख रहे हो कि इस स्टेम का डेवलपमेंट किधर है, तो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी है। सो स्टेम का जो मूवमेंट है ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में ग्रो कर रहा है, और ये जो आपका रूट्स है ग्रेविटी के टुवर्ड ग्रो कर रहा है, और इस कारण से जो रूट्स का डेवलपमेंट है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा, और जो स्टेम का डेवलपमेंट है ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो मूवमेंट है ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। आप देखोगे कि गमले में अगर प्लांट्स को अपने रूम में रखा है, तो अगर सनलाइट किसी विंडो से आ रही है तो देखोगे कि इसके इसका जो स्टेम होगा ये सनलाइट के डायरेक्शंस में ग्रो करेगा, और इसी ग्रोथ को हम लोग फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। इसी मूवमेंट को फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि सिंस दिस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस under the influence of the sunlight, so that's why such a type of movement is known as phototropic movement. So the growth in the plant part in the response to sunlight is called phototropic movement. Stems usually show positive phototropic movement,
while the roots usually show the negative phototropic movement since roots is developing away from the लाइट। रूट का डेवलपमेंट किधर हो रहा है, तो लाइट से दूर हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि रूट का जो डेवलपमेंट है ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला हमारा टॉपिक है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। सो व्हेन रूट्स ग्रो इन द सॉइल, जब रूट सॉइल में ग्रो करता है तो सॉइल के अंदर में ये किस डायरेक्शन में जाता है, तो उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, और इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। सो रूट्स का जो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है वो कैसा है, तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है, क्योंकि रूट्स का जो हमारा ग्रोथ है वो किधर हो रहा है, तो वाटर के डायरेक्शंस में हो रहा है। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है हमारा केमोट्रोपिज्म के बारे में है। सो प्लांट्स का कोई भी पार्ट अगर किसी भी केमिकल के इन्फ्लुएंस में ग्रो कर रहा है, देन सच ए टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज केमोट्रोपिज्म। जैसे कि एग्जांपल में है ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड टुवर्ड द ओव्यूल। पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट किधर होता है, ओव्यूल की तरफ होता है, और ओव्यूल में एक सर्टेन केमिकल सिंथेसाइज होता है, या ओव्यूल कह सकते हैं कि वहाँ पे एक सर्टेन केमिकल होता है जिसके इन्फ्लुएंस में हमारा पॉलन ट्यूब क्या करता है, ग्रो करता है, और इस ग्रोथ को हम लोग केमोट्रोपिज्म के कैटेगरी में रख सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? अब इस तरीके से हम लोगों ने ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा, और ट्रॉपिक मूवमेंट से ही प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। अब हम लोग दूसरे टाइप के मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज नोन एज नेस्टिक मूवमेंट। एंड नेस्टिक मूवमेंट के बारे में अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मूवमेंट्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट आर कॉल्ड द नेस्टिक मूवमेंट। सो नेस्टिक मूवमेंट हमारा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ये सर्टेन स्टिमुलस के अगेंस्ट में नहीं होता, या कह सकते हैं उसके तरफ नहीं होता है, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, जिधर कुछ परिवर्तन हो रहा है उसके भी डायरेक्शंस में नहीं होगा, ठीक है ना, या उससे अवे भी नहीं होगा, ये किसी भी डायरेक्शंस में ये मूवमेंट हो सकता है, और इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। और नेस्टिक मूवमेंट में किसी भी प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है। जैसे कि एक प्लांट आपने नाम सुना होगा, छुई मुई का पौधा जिसको कहते हैं, या कहते हैं टच मी नॉट प्लांट होता है, तो उसको जैसे ही छुओगे तो उसके पत्तियां क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, और इस तरीके के मूवमेंट को ही हम लोग नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस पे प्लांट का क्या ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट है और किसी भी डायरेक्शंस में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के मूवमेंट को ही हम लोग नेस्टिक मूवमेंट कह रहे हैं। तो ये सारी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम लोग समझते हैं प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। अब प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स। ये कैसे केमिकल कंपाउंड्स है, तो बायोकेमिकल कंपाउंड्स कह सकते हैं प्लांट्स हार्मोन्स को, विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, जो ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करता है, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेस टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में कोई भी प्लांट अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसमें प्लांट्स हार्मोन्स का क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। तो किस तरीके से प्लांट हार्मोन प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में हेल्प करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेन जो प्लांट्स हार्मोन्स है सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्लांट्स का मेन हार्मोन है इट इज ऑक्सिन। और ऑक्सिन क्या होता है, हमेशा सूट के टिप पे सिंथेसाइज होता है। कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, सूट के टिप पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। सिंथेसाइज होने का मतलब है बनता है, और कैसे बने, और ये क्या करेगा, तो कह रहा है कि हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। इससे हमारा सेल क्या होता है, लंबा हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा, और इस तरीके से ये ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म, तो फोटोट्रॉपिज्म में जो डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट का वो ऑक्सीजन के सिंथेसाइजेशन के कारण ही होता है। दूसरा जो हमारा हार्मोन है गिबरलिन, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन ही है, और ये स्टेम के ग्रोथ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा हार्मोन साइटोकिनिन भी हमारा ग्रोथ हार्मोन ही है, और ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और इसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन फ्रूट्स और सीड्स में होता है। तो फ्रूट्स और सीड्स के डेवलपमेंट में साइटोकिनिन का बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, योगदान है, आप कह सकते हैं। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को इनहैबिट करता है, यानी कि ग्रोथ को रोकता है।
एक सर्टेन लेवल तक प्लांट ग्रो करेगा, उसके बाद उसका ग्रोथ क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लाइफ लॉन्ग लंबे होते रहते हैं क्या, हम लोग 18 ईयर तक या 20 ईयर तक ग्रो करते हैं, फिर हमारी लेंथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसी तरीके से हर एक प्लांट एक सर्टेन लाइफ स्पैन तक बड़ा होता है या मोटा होता रहता है, और फिर उसके बाद उसका ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ये रुकने का जो ग्रोथ रुकने का कारण है वो एब्सिसिक एसिड है। और साथ में आप देखते हो कि पेड़ से पत्तियों का जो झड़ना होता है वो इसी एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। इस कारण से एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्लांट हार्मोन प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स में ही हार्मोन का सेक्रेशन होता है, एनिमल में भी हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। और यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बीइंग के हार्मोन्स के सेक्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। तो हार्मोन्स, जो भी हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, साथ ही उसके ग्रोथ को भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हमें जितने भी जो हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स हैं, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दूसरा है इंडोक्राइन। सो बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है या एंजाइम का सेक्रेशन करता है वो डक्ट में करता है, वो पाइप में करता है। बट वहीं इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी सेक्रेशन वो करता है वो डायरेक्टली ब्लड में करता है। तो अभी हम लोग इस तरीके के ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर में हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। इस ये इंडोक्राइन के ग्लैंड्स के कैटेगरी में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स आ जाता है, पेनियल ग्लैंड्स आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाता है, थायराइड आ जाता है, पैराथायराइड आ जाता है, थाइमस आ जाता है, एंड्रिनल ग्लैंड्स आ जाते हैं, पेनक्रियाज आ जाता है, टेस्टिस आ जाता है, ओवरी आ जाता है। तो ये सारे हमारे सारे के सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा था कि किसी भी एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम के थ्रू हो पाता है, एक है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम। सो अब हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इंडोक्राइन सिस्टम में यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स लिखे हुए हैं और इस हर एक ग्लैंड्स का लोकेशन हमने लिखा है, साथ में कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है ये भी लिखा है, और उस हार्मोन्स के कारण क्या फंक्शंस हो पाता है ये भी लिखा है। और ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, इससे हमेशा कुछ ना कुछ बोर्ड में पूछा जाता है। सो प्लीज इसको ठीक से याद कर लेना है। अब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका लोकेशन कहाँ है, तो इसका लोकेशन ब्रेन में है और ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। ठीक है, साथ में ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है और इस कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये मास्टर जी है, जिस तरीके से मैं मास्टर हूँ और आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, इसी तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको कंट्रोल करता है और इस कारण से इसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है। ठीक है, दूसरा हमारा थायराइड ग्लैंड्स होता है जो कि थ्रोट में होता है। अब थ्रोट में ये जो थायराइड ग्लैंड, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये जो थायराइड ग्लैंड्स होता है ना, ये इसका जो शेप होता है तितली के जैसा होता है, बटरफ्लाई के जैसा होता है। ठीक है, ये थायरोक्सिन सेक्रेट करता है और थायरोक्सिन क्या करता है, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट। ये मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही ये इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट द बैलेंस ग्रोथ, ये क्या करता है, हमारे शरीर में बैलेंस ग्रोथ लाता है। ठीक है ना, ज्यादा मोटा नहीं होने देगा, ज्यादा दुबला नहीं होने देगा, तो हमारा ग्रोथ क्या होगा, बैलेंस होगा। बट ये किसके कारण होगा, तो इस थायरोक्सिन केमिकल के कारण होगा। ठीक है, अगर इस थायरोक्सिन की इम्बैलेंस होगा तो हमारे शरीर का जो ग्रोथ हो जाएगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पैराथायराइड के बारे में ज़्यादा एनसीईआरटी बुक में नहीं डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए अभी हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे अटैच होता है, तो ये किडनी में अटैच होता है। कहाँ पे है, किडनी में है। ठीक है, दोनों ही किडनी में ये अटैच होता है। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा। ये क्या कर सेक्रेट करता है, तो एंड्रलिन सेक्रेट करता है और एंड्रलिन हमें इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है।
आपको भागना हो, आग लग जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप आग लगता हुआ देखोगे तो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशंस, आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशंस का मिलेगा और ब्रेन ये इंफॉर्मेशंस कहाँ तक पहुँचा देगा, तो एंड्रिनल ग्लैंड्स तक पहुँचाएगा, जो एंड्रेलिन का सेक्रेशन करेगा। अब एंड्रेलिन का सेक्रेशन किस में हुआ, ब्लड में हुआ। अब ब्लड से ये हर एक सेल तक गया और हर एक सेल को प्रिपेयर कर दिया इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से एंड्रेलिन हमें इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है। अब हमारा जो अगला ग्लैंड्स है ये पेनक्रियाज है, ये एब्डोमेन में अवेलेबल होता है, जो कि इंसुलिन सेक्रेट करता है। अब देखो कि पेनक्रियाज का कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है, और यहाँ पे ये ट्रैप्सिन और लिपिड का सेक्रेशन करता है, जिसके थ्रू फैट और प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। बट यहाँ पे हम लोग इंसुलिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंडोक्राइन अगर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो पेनक्रियाज से जो इंसुलिन सेक्रेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन क्या करता है, तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करके रखता है, या कह सकते हैं कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, न ज़्यादा होने देगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है तो इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होगा। जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा, ग्लूकोज का लेवल, वैसे वैसे इंसुलिन का सेक्रेशन होगा, और ब्लड में जितना ग्लूकोज होना चाहिए उसी लेवल को हमारा इंसुलिन क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो यहाँ पे एक फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, और इसी फीडबैक मैकेनिज्म से पेनक्रियाज इंसुलिन के सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, और इंसुलिन का जो सेक्रेशन है वो ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आई बातें। अब है हमारा नेक्स्ट जो ग्लैंड्स है ये टेस्टिस है, और ये हमारा स्कॉटम में अवेलेबल है, और ये टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशंस करता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब आगे जो है नेक्स्ट जो ग्लैंड्स है ये ओवरीज है। ओवरीज क्या है, लोअर एब्डोमेन में होता है, और ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए होता है, और ये दो तरीके के हार्मोन्स का सेक्रेशंस करता है। ये एक है ओस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, और इन दोनों हार्मोन के सेक्रेशन के कारण क्या होता है, फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उसका डेवलपमेंट ठीक से हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है हमारा पूरे तरीके से कवर हो गया है। और इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार हम लोग रिकैप करते हैं। तो देखोगे कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने का ट्राई किया, और यहाँ पे हमने सबसे पहले एनिमल के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझा। एनिमल के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने दो तरीके के सिस्टम को पढ़ा, एक हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा। नर्वस सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हमने न्यूरॉन कहा, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा, उनके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा, और फिर हमने नर्वस सिस्टम के डिटेल में पढ़ा कि नर्वस सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है। तो पता चला कि वहाँ पे दो तरीके के कंपोनेंट है, एक सीएनएस है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सीएनएस में दो कंपोनेंट थे, एक ब्रेन था एक स्पाइनल कॉर्ड था, इसी तरीके से पेरिफेरल्स में भी दो कंपोनेंट थे। इसके बाद हम लोग सारा डिस्कशंस करते हुए एंडोक्राइन सिस्टम पे आए, जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। डिफरेंट हार्मोन्स का सेक्रेशन किस ग्लैंड्स के थ्रू होता है और इस ग्लैंड्स का लोकेशन क्या है इसके बारे में स्टडी किया, ठीक है। इन बिटवीन हम लोगों ने प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के भी बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा। नेस्टिक मूवमेंट में हमने देखा कि नेस्टिक मूवमेंट क्या है, हमारा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, और इस पे प्लांट का ग्रोथ भी डिपेंड नहीं करता है। वहीं हमने ट्रॉपिक मूवमेंट में ये देखा कि ट्रॉपिक मूवमेंट पे प्लांट का ग्रोथ भी डिपेंडेंट है, और ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। इसके बाद हम लोग ने प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में भी डिटेल में स्टडी किया। तो ये पूरा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में ये सारे पॉइंट्स थे जिसको आज हम लोगों ने समझने का ट्राई किया है। तो आप लोग क्या करना, एक बार एनसीईआरटी बुक के गो थ्रू जाना, और एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को पढ़ के देखना कि चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इस वाले प्रेजेंटेशंस में अवेलेबल नहीं थी तो उसको फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार आप लोग
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, उसको भी जाके सुन सकते हैं। साथ में ये जो आज का सबसे लास्ट जो पार्ट 2 होगा, इसको भी हम लोग डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से जाके फिर से आप लोग इसको सुन सकते हो। बट यूट्यूब वीडियो पे जाने के पहले आप लोग ये इंश्योर कर लेना कि एनसीईआरटी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ताकि वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कनेक्ट कर सको और ठीक से समझ सको। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर से अगले सेशन में मिलते हैं।